आज है 5 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले दो बातें समझ लीजिए। पहली बात ये कि मार्च की पूरी कंपाइलेशन, क्योंकि हमने 8 मार्च से यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो 8 से 31 मार्च तक की जो पीडीएफ कंपाइलेशन है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी है। ठीक है। दूसरी बात ये कि हर संडे को हम टेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसका रिवीजन वीकली टेस्ट लेते हैं ताकि रिवीजन हो सके, तो वो भी टेलीग्राम ग्रुप में ही होता है। ठीक है। और तीसरी बात ये कि ये जो रोजाना की पीडीएफ होती है, डेली पीडीएफ जो होती है, वो रोजाना की पीडीएफ भी शाम को हम टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ना आपको डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है और हर संडे को टेस्ट जरूर देना है। ठीक है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्नों की। तो प्रश्न ये है कि भारत द्वारा किस वर्ष तक भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इसको SPR कहते हैं, ठीक है, तैयार करने की योजना बनाई गई है। पहला है और निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ऑप्शन है 2070, दूसरा है 2047, तीसरा है 2029-30 और चौथा है 2025-26। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 2029-30। देखो अभी क्या है मामला कि हमने रूस यूक्रेन वॉर से देखा और हमने इजराइल फलस्तीन वॉर से देखा। हमने एक चीज़ समझी कि दुनिया ना बड़ी अनस्टेबल टाइप की होती जा रही है और कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसमें कभी भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो हम कम से कम इतना रिजर्व बना के रखें कि अगर कल को बाधा उत्पन्न हो जाए तो जब तक इस बाधा का सॉर्ट आउट हो तब तक हमारी घरेलू ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती रहें, इतना रिजर्व एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है। USA और चाइना जैसे देशों में ये रिजर्व बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमारे देश में इतने बड़े बड़े रिजर्व हैं नहीं। ठीक है। तो देखो, विदेश से पेट्रोलियम के आयात में बाधा उत्पन्न होने पर इन भंडारों से देश में उपभोक्ताओं तक निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए भारत ने 2029-30 तक निजी क्षेत्र द्वारा प्रबंधित पहली रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी कि SPR तैयार करने की योजना बनाई है। इसकी निगरानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड यानी ISPRL द्वारा की जाएगी। भारत में पहले से निर्मित SPR यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं जो हैं वो बताए गए हैं कि विशाखापट्टनम में है, मंगलौर में है और पादर में है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, लेकिन ये पहला होगा जो किसी निजी क्षेत्र के अंडर में होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। ऑप्शन है IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा है IIT कानपुर और चौथा है IIT रुड़की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि IIT बॉम्बे। देखिए एक बार, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। राष्ट्रपति ने भारत की पहली जीन थेरेपी, जिसे CAR टी सेल थेरेपी कहा गया है, CAR टी सेल थेरेपी याद रखना, इसको कहा जाता है, लॉन्च करने की घोषणा की है, जो सुलभ और सस्ती है, जो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में नई आशा प्रदान करती है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है पंजाब और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। हुआ क्या है समझिए। देखो, बात 2019 की है जब हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार थी। ठीक है। तो बीजेपी सरकार एक योजना लेके आती है, उस योजना का नाम दिया जाता है लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना। ठीक है। अब इस योजना के अंतर्गत क्या था, इस योजना के अंतर्गत ये था कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जिन लोगों को जेल में डाल दिया था और वो लोग अगर अभी जिंदा हैं तो उन लोगों के लिए एक राशि प्रोवाइड की जा रही थी उनको, कि उनको नाम दिया गया था पहली बात कि वो लोकतंत्र प्रहरी हैं, और उनको एक राशि दी जा रही थी ताकि उनकी आर्थिक सहायता की जा सके। अब बीजेपी सरकार तो वहां से हट गई, सरकार आ गई कांग्रेस की। तो कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि उस राशि को बंद कर दिया। तो ये मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि 2021 में इस राशि के लिए एक्ट बनाया जा चुका था। ठीक है। इस राशि 2019 से ये राशि देना शुरू हुए, लेकिन 2021 में एक्ट बना दिया गया था। तो हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक एक्ट है इस राशि को आप बंद नहीं कर सकते, या तो एक्ट हट जाए, अदरवाइज इस राशि को आप बंद नहीं कर सकते। तो याद करने वाली ये चीज़ है कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना कहाँ से संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कब आई तो 2019 में आई। और किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि जो 1975 में जिन लोगों को जेल में डाल दिया गया था उनकी आर्थिक सहायता से संबंधित है। देखिए, पूर्व भाजपा सरकार ने 2019 में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि योजना बनाई थी। इसका उद्देश्य इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान जेल या थानों में बंद किए गए लोगों, जिन्हें कहा गया लोकतंत्र प्रहरी, को सम्मान राशि प्रदान करना है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा का विषय बना रहा K-STAR की व्याख्या निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से करता है। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया का कृत्रिम सूर्य, दूसरा है चीन का कृत्रिम सूर्य, तीसरा है चीन का स्पेस स्टेशन और चौथा है नाभिकीय संलयन ऊर्जा पर रिसर्च हेतु एक वैश्विक परियोजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि दक्षिण कोरिया का कृत्रिम सूर्य। देखिए, देखो K-STAR, जिसका पूरा नाम कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च है, दक्षिण कोरिया में एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे अक्सर कृत्रिम सूर्य के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये है साउथ कोरिया। हुआ मामला ये था कि 100 मिलियन डिग्री टेम्परेचर को ये इसने टच किया था। ठीक है। और उसको होल्ड भी बनाए रखा था कुछ समय के लिए, तो इसलिए ये चर्चा में आया है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी यानी कि नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन
टेक्नोलॉजी में दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों को बड़ी उपलब्धि मिली है। दक्षिण कोरिया के आर्टिफिशियल सूरज कहे जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर ने 48 सेकंड तक 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस की गर्मी पैदा कर रिकॉर्ड बनाया है। ये तापमान सूर्य के कोर से के तापमान से 7 गुना अधिक है। देखो सूर्य के कोर का तापमान आपको पता है कि 6000 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होता है, जिसको यानी कि अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 5600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कहाँ का होता है, तो ये सतह का होता है सूर्य की। जैसे ये सूर्य है तो ये सतह वगैरह है ना, ये तो यहाँ का तो ये होगा 6000 या 5600 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर इसके आसपास का रीजन देखा जाए ना, जो ये जहाँ पर कोरोना मिलती है, तो कोरोनल जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सूर्य की सतह से, और ये टेम्परेचर बाहर का मिलियंस में होता है, ठीक है। तो याद रखना कि सूर्य की सतह का टेम्परेचर कम होता है और उसके आसपास का जो टेम्परेचर होता है कोरोना वाला वो बहुत ज़्यादा होता है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन कराया जाता है वो इस प्रकार के टोकामक में कराया जाता है। यहाँ पर कणों को घुमाया जाता है बहुत तेजी से, तब वो टकरा करके आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये इसी तरीके का चित्र है जो अंदर से दिखाया गया है कि टोकामक होता कैसा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है केरल, दूसरा है गुजरात, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि तमिलनाडु। देख लीजिए, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने ताम्बरम में कांची महास्वामी विद्या मंदिर में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया, जिसमें 21 पुरस्कार विजेताओं की प्रतिमाएं प्रदर्शित की गई हैं, ठीक है। ये अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की जूनियर शूटिंग टीम हाल ही में 2023 ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। ये जो ISSF है इसका मतलब है इंटरनेशनल, ये देखिए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन में है पुर्तगाल, स्पेन, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। देख लीजिए, अब भारत की जूनियर शूटिंग टीम हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित तीसरी ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रही है। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में 6 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 17 मेडल जीते थे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है, ये काफ़ी चर्चा में बना हुआ है मुद्दा। अब बढ़ते हैं आगे। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में देख लेना कि स्थापना 1907 में हुई है और हेडक्वार्टर म्यूनिख जर्मनी में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक डिजिटल हेल्थ प्रोटोटाइप SARAH का अनावरण निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ADB, IMF, WHO या विश्व बैंक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि WHO। देख लीजिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके एक डिजिटल हेल्थ प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। इसका नाम क्या है, SARAH। यह स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग विषयों पर जानकारी प्रदान करता है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य से जुड़े अपने अधिकारों का एहसास कराने के लिए एक टूल प्रदान करना है, ठीक है। ये जो प्रोटोटाइप है ना शब्द, ये प्रोटोटाइप, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ पहली बार आई है और उसको अब आगे रोल मॉडल के रूप में प्रयोग किया जाना है, ठीक है। एक चीज़ ये, दूसरी ये जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपको पता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो खुद से निर्णय लेगी क्या करना है। लेकिन जनरेटिव का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो आज तक आपने कभी देखी ही ना हो, चाहे वो इमेज हुए या फिर वो टेक्स्ट हुए, ठीक है, या फिर वो वीडियोज हुए। ये इमेज, टेक्स्ट, वीडियो जो अभी तक इंसानों के द्वारा नहीं बनाए गए या अभी तक है ही नहीं अस्तित्व में, वो ऐसे भी जनरेट किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति की पहली द्वैमासिक बैठक शुरू हुई। इस संदर्भ में बताएं MPC में सरकार के कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि 3। देखो टोटल मेंबर होते हैं 6, उसमें 3 RBI के होते हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए ना तो असल में ये प्रश्न बनेगा नहीं, लेकिन इसका जो बेसिक है वो इंपॉर्टेंट है। इसका जो बेसिक है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को लेके आए ताकि वो बेसिक याद हो जाए और कल को अगर कोई स्टैटिक प्रश्न बनता है तो वो स्टैटिक प्रश्न गलत ना हो जाए, इसके लिए इसको लाया गया है। तो देखिए, MPC में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 RBI से हैं और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। RBI एक्ट के अनुसार MPC को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 4 बैठक करना आवश्यक है। एक तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। और MPC का अध्यक्ष RBI गवर्नर होता है, ये सबको याद ही होता है। संशोधित RBI अधिनियम 1934 धारा 45 ZB के अनुसार 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि MPC केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की जा सकती है, ठीक है। ये मतलब अगर MPC का कहा जाए कहाँ चर्चा है तो आर्टिकल 45 ZB में RBI एक्ट के 1934 के तहत, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसको और देखना कि एक तो यह पॉइंट कि समिति इन्फ्लेशन लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है, ठीक है। जो पहली MPC समिति है ना, ये 2016 में गठित की गई थी। इस पॉइंट को स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में 5 मित्र देशों को प्याज निर्यात की मंजूरी दी है। बताएं भारत में प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किस मौसम में किया जाता है। ऑप्शन है रबी, खरीफ, जायद, सभी में बराबर। ऑप्शन इसका ए सही है, यानी कि रबी में। देखो मामला है क्या कि रबी की फसल जब हम करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो इसमें क्या होता है कि प्याज के अंदर पानी की मात्रा कम रहती है,
पानी की जो मात्रा है ना वो कम रहती है, तो इसलिए इसको ना स्टोर किया जा सकता है। लेकिन जो बाकी की होती है जायद वाली या फिर मान के चलो खरीफ वाली, इनमें भी प्याज की जा सकती है, लेकिन इन मौसमों में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण इसे अधिक समय तक स्टोर नहीं करा जा सकता प्याज को। साथ ही एक और बात याद रखनी है कि दिसंबर से सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, ठीक है, एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि एक्सपोर्ट कर देते थे, घर में आपूर्ति की कमी हो जाती थी, इसलिए प्याज के रेट इतने ज़्यादा हो जाते थे कि 80 रुपये 100 रुपये किलो हो जाते थे, इसलिए सरकार ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। लेकिन अभी कुछ जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए ये खोल दी गई है, ठीक है, छूट दे दी गई है। भारत में लगभग 72 से 75% प्याज का उत्पादन रबी सीजन के दौरान होता है। भारत सरकार ने बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मॉरिशस और भूटान जैसे मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है, ठीक है। अब देखो एक बार 2022-23 में भारत दुनिया में प्याज का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, याद रखिएगा। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेना। प्याज की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में की जाती है। लगभग 43% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और मध्य प्रदेश इसमें दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र का नाम याद रखना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक अप्रैल 2024 में किस देश में आयोजित की गई है? ऑप्शन है कजाकिस्तान, दूसरा है तुर्कमेनिस्तान, तीसरा है उज्बेकिस्तान और चौथा है किर्गिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि कजाकिस्तान। देख लीजिए एक बार, एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों की सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक अप्रैल 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है, ठीक है। देखिए एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। जो आधिकारिक भाषा वो चीनी है और रूसी है, इसको हम पढ़ा चुके हैं, एक बार याद होना चाहिए। अब देखो एक और चीज़ कि जो शंघाई 5 है इसका गठन किया गया था 1996 में। उसमें कौन कौन था? कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस था, ताजिकिस्तान और चीन। इन 5 देशों ने 1996 में शंघाई 5 नाम से संगठन की स्थापना की थी और 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान और जुड़ा, ठीक है, उज्बेकिस्तान और जुड़ा। इसका नाम पड़ा तब जाकर के क्या? एससीओ, संघाई सहयोग संगठन, यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 2017 के बारे में हमें पता है कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश मेंबर बने थे, और इसके बाद में 2023 के बारे में हमें पता है कि ईरान इसमें नया मेंबर बना है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ देख लेना एक बार कि जो सेंट्रल एशियन मेंबर है ना उनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान तो है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा अदर स्टेट में हमने देख लिया है कि ईरान को और मिला दिया है हमने, और ये ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ये चीज़ याद रखनी है ज़्यादातर कि तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है। अब जो कल का प्रश्न था उसको देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उसके सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल साइनेज प्रदान करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है चंडीगढ़, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है केरल और चौथा है पुडुचेरी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी पुडुचेरी। आप लोगों ने आंसर दिए भी थे कई लोगों ने। आज के लिए प्रश्न ये है, भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया ट्राइलेटरल यानी ट्रिलेट अभ्यास से चर्चा में आए बंदरगाह मापुतो और जंजीबार क्रमशः निम्नलिखित में से किन देशों से संबंधित है? ये सारे ऑप्शन है, इसका उत्तर देना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में दीजिए इसका उत्तर, देखते हैं कौन कौन सही देता है उत्तर।